हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, एक रिएक्शन में से यहाँ पे मैंने आपको दो इंटरमीडिएट निकलते हुए दिखाए। अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हो तो ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट ऑर्गेनिक में कहलाते हैं कार्बीन। अब ये कार्बीन क्या होता है? ये एक हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। किस तरीके से बनेगा, कौन कौन से रिएजेंट यहाँ यूज होंगे, इनमें कौन कौन से मैकेनिज्म है, इन सब की बात हम इस लेक्चर में करेंगे। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बीन, और कार्बीन को पूरा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्टिंग 3D एनिमेशन। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें कार्बीन के बारे में पढ़ना, तो देखते हैं क्या है कार्बीन। सबसे पहला पॉइंट अगर हम नोट करें स्टूडेंट, तो कार्बीन आर द डाइवैलेंट कार्बन इंटरमीडिएट। अब यहां पे देखिए, ये इंटरमीडिएट है, दैट मीन ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के इंटरमीडिएट स्पीशीज में बनेगा, जो कि हाईली अनस्टेबल होगी और हाईली रिएक्टिव होगी। अब किस तरीके से बनेगा, कौन कौन से रिएजेंट कार्बीन का फॉर्मेशन करेंगे, और ऑर्गेनिक में कौन कौन सी रिएक्शन में कार्बीन बनती है, वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। आगे बात करते हैं। देखिए, कार्बन एटम्स फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स and 2 unshared electrons which may be paired और अनपेयर्ड। दैट मीन किसी भी कार्बीन में एक कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास अनशेड है। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट पेयर हैं या अनपेयर्ड हैं, ये सब बातें भी हमें यहाँ करनी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, तो यहाँ पर एक कार्बीन का स्केलेटन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन ये एक आपके पास कार्बीन है, डाइक्लोरोकार्बीन। सिमिलरली ये भी आपके पास एक कार्बीन है और ये भी आपके पास एक कार्बीन है। अब हम यहाँ से ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कार्बीन इंटरमीडिएट के कोई टाइप्स अवेलेबल हैं, और अगर हैं तो वो क्या क्या है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बीन। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट सिंगलेट कार्बीन, तो जैसे कि आप एक ये 3D मॉडल देख रहे होंगे, इस 3D मॉडल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ये कार्बन है और ये sp2 लोब है। इस sp2 लोब में दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। ये एक बॉन्ड यहां बना हुआ है और एक बॉन्ड वहां बना हुआ है। तो इसको मैं टिल्ट कर देता हूं, आपको एकदम क्लियर विजिबल आ जाएगा। यहां पे आपके पास दिखेगा क्या है, ये एक sp2 लोब है। इस sp2 लोब में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में रखे हुए हैं। दैट मीन पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 ऑर्बिटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए ये p एम्प्टी है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट हमारे पास क्या जाता है, 1 एम्प्टी p ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो अगर अगला पॉइंट देखें, तो 2 सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट। दैट मीन इस कार्बीन में 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। एक आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो sp2 लोब में रखा हुआ है, और एक p ऑर्बिटल क्या है स्टूडेंट, एम्प्टी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करें, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस में है, पेयर्ड में। अगर ये पेयर्ड में है, दैट मीन ये जो कार्बीन है ये कहीं ना कहीं आपको डायमैग्नेटिक होता हुआ नजर आएगा। दैट मीन इसकी प्रॉपर्टी जो है वो डायमैग्नेटिक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इस कार्बीन को अगर आप ध्यान से देखें, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। दैट मीन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। दैट मीन ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। दैट मीन ये अपना ऑक्टेट कहीं ना कहीं कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह यहाँ पे बिहेव करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कार्बन दिखेगा एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर। दैट मीन कार्बन यहाँ पे कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में है, तो इसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगेगा रिपल्शन का फोर्स, और रिपल्शन के फोर्स की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो सिंगलेट कार्बीन है इसमें मोर रिपल्शन प्रेजेंट है। और क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पर आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में है। दैट मीन सिंगलेट कार्बीन जो है वो ज्यादा अनस्टेबल होगी एज कंपेयर टू अदर कार्बीन। नेक्स्ट पॉइंट बात करें यहाँ पे कि इसको सिंगलेट क्यों बोला जाता है, तो देखिए इसको सिंगलेट बोलने के पीछे रीजन क्या है कि इस स्केलेटन में हम सबसे पहले टोटल स्पिन कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ मान लेता हूं अपवर्ड के लिए, तो डाउनवर्ड के लिए मैं कितना मान लूंगा, -12। दैट मीन आपके पास स्पिन क्या हो जाएगी, हाफ माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एस प्लस 1। दैट मीन 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट मीन आपके पास हो जाएगा 1। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 1, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या चीज समझ आ गई
कि सिंगलेट कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे, sp2 में होंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ रिपल्शन है, दैट मीन ये अनस्टेबल है। तो ये कब स्टेबल होगा इसकी भी हम बात कर लेंगे। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से ना रख के एक एक लोब में आ जाएं तो क्या कोई दूसरी कार्बिन का फॉर्मेशन हो सकता है, क्या वो रिलेवेंट है? तो समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट कार्बिन हमारे पास कौन सी होगी। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास कार्बिन है वो है आपके पास ट्रिपलेट कार्बिन। जैसे कि आप इस मॉडल में देख रहे होंगे, तो इस मॉडल में और प्रीवियस मॉडल में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा। तो इस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दैट मीन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन p ऑर्बिटल। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट अगले पॉइंट की, तो टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड आपके पास यहाँ बन रहा है, तो इसमें भी दो सिग्मा है। तो ट्रिपलेट में और सिंगलेट में डिफरेंस कहाँ है? ट्रिपलेट के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग p ऑर्बिटल्स में हैं और अनपेयर्ड फॉर्म में, जबकि सिंगलेट में दोनों कहां थे? एक ही ऑर्बिटल sp2 लोब में थे और पेयर्ड फॉर्म में थे। अब अगर हम यहां बात करें कि दोनों अनपेयर्ड हैं, इसका मतलब इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट? पैरामैग्नेटिक आएगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें इसका, तो देखिएगा इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो इस बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2, दैट मीन ये भी कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। दैट मीन ये भी एक आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। दैट मीन ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा, तो ये भी एक तरह से लुईस एसिड की तरह क्या कर सकता है? बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप बात ध्यान से देखें तो ये सिग्मा और ये सिग्मा पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मीन ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको sp नजर आएगा। और इसका प्रैक्टिकल जो बॉन्ड एंगल है स्टूडेंट वो लगभग आता है 135 से 150 की रेंज में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इसको ट्रिपलेट क्यों बोला जाता है और इसमें रिपल्शन का क्या रोल है। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग p ऑर्बिटल्स में, इसका मतलब इसमें लेस रिपल्शन होगा एज कंपेयर टू सिंगलेट। दैट मीन ये सिंगलेट से ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहां हमने लिखा है ट्रिपलेट कार्बिन कंटेन लेस रिपल्शन। और लास्ट अगर हम बात करें कि ये ट्रिपलेट क्यों है, तो इसकी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए मान लेता हूं मैं इसको अगर मैं हाफ मान लूं तो इसको भी मुझे क्या मानना पड़ेगा? हाफ, या आप चाहे तो इसको नेगेटिव हाफ भी ले सकते हैं। तो आपके पास स्पिन हो गई हाफ प्लस हाफ, दैट मीन 1, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया आपके पास? 2 इंटू एस प्लस 1, दैट मीन 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन इक्वल टू 3। तो यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 3, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रिपलेट। अब दो तरह की कार्बिन तो हमने समझ ली, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। अब हमें यह समझना है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा ज्यादा स्टेबल तो ट्रिपलेट है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको नोट करवा देता हूं। देखिए सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैंने क्या लिखा है देखिएगा, इन जनरल ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन बिकॉज इन सिंगलेट कार्बिन मोर रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सिंगल ऑर्बिटल। सिंगलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन sp2 के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा रिपल्शन होता है, इसलिए सिंगलेट की स्टेबिलिटी ट्रिपलेट से क्या हो जाएगी? कम। बट अगर स्टूडेंट मैं ये मानूं कि किसी भी सिंगलेट कार्बिन पर रेजोनेंस हो जाए या बैक बॉन्डिंग हो जाए तो क्या होगा? तो देखिएगा सिंगलेट कार्बिन बिकम स्टेबल इफ एनी बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस आर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। अगर किसी भी सिंगलेट कार्बिन में रेजोनेंस हो जाए या वहां बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, उस केस में आपकी सिंगलेट कार्बिन क्या होगी? स्टेबल हो जाएगी। अब यहां पे और बात करते हैं, क्या सॉल्वेंट का कोई रोल है? बिल्कुल सॉल्वेंट का रोल होता है इनमें। तो ध्यान से देखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट सिंगलेट कार्बिन इज स्टेबल एंड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट ट्रिपलेट कार्बिन इज स्टेबल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब हमें ये समझना होगा कि ऑर्गेनिक में अगर कोई रिएजेंट देखा जाए तो किस किस रिएजेंट को देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि वहां कार्बिन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार हमें कार्बिन का फॉर्मेशन का आइडिया लग जाए, उसके बाद मैकेनिज्म हम इजीली लिख सकते हैं। तो अब हम यहां बात करेंगे कि आपके पास कार्बिन का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन की बात करें तो यहां कुछ मेथड दिखा रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन इन मेथड से या इन रिएजेंट की हेल्प से कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। जैसे पहला देखिएगा बाय अल्फा एलिमिनेशन। अब अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है? देखिए अल्फा एलिमिनेशन का बेसिक मतलब होता है रिमूवल ऑफ 2 एटम फ्रॉम ए 1 कार्बन। एक ही कार्बन से 2 एटम चले जाएं तो उसको हम बोल देते हैं क्या? अल्फा एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे ध्यान से देखिए यहां पे आपके पास एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन मैंने करी टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से, तो ये आपके पास क्या है? एक बेस है
ठीक है, और ये हाइड्रोजन आपका क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। तो ये बेस जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही इसने अटैक किया, यहां से ये बॉन्ड इधर डिसोसिएट होगा और ये आपके पास हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, बाहर। तो देखिए ये स्पीशीज बनेगी आपके पास क्या, CCl3 नेगेटिव, और ये पोटेशियम यहां जाके सॉल्ट बना लेगा। अब यहां पर कार्बन पर नेगेटिव है और यहाँ क्लोरीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो जस्ट हीट करते ही यहां से आपका क्लोरीन पोटेशियम के साथ सॉल्ट बना के बाहर हो जाएगा KCl, और आपके पास आ गया डाइक्लोरोकार्बीन। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या देखा, अगर आपके पास इस तरह की कोई स्पीशीज आ जाए और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस अवेलेबल हो जाए तो यहाँ कार्बीन फॉर्मेशन के चांसेस हैं। और समझने की कोशिश करते हैं, जैसे देखिए CHBr3 और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने PHLi से। तो अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये पीएच नेगेटिव क्या है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो ये यहां अटैक करेगा और एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से बाहर कर देगा। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर होगा, ये बनेगा CBr नेगेटिव और ये लिथियम के साथ सॉल्ट बना लेगा। अब यहां पर कार्बन पे फिर नेगेटिव है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे यहां से क्या होगा, ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा लिथियम के साथ, तो ये LiBr बनाएगा और आपके पास CBr2, आपके पास डाइब्रोमोकार्बीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये तो पहला मेथड हो गया कार्बीन फॉर्मेशन का। अगले मेथड को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या है तो देखिएगा, फ्रॉम डाइएजो कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक में डाइएजो कंपाउंड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बार फिर समझते हैं क्या होते हैं। जैसे देखिएगा, डाइएजो कंपाउंड जनरेट कार्बीन ऑन फोटोलाइसिस और थर्मोलिसिस। अगर आप किसी भी डाइएजो कंपाउंड को जस्ट हीट कर देते हैं तो वहां से स्टेबल नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी, और अगर वो एलिमिनेट होती है लिविंग ग्रुप की फॉर्म में तो आपको वहां पे भी कार्बन नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने CH2 डबल बॉन्ड N लिया। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये नाइट्रोजन का नेगेटिव यहां अपना बनाएगा पाई, तो इसने बनाया पाई और ये पाई डिसोसिएट हो जाएगा यहां पे, तो ये पाई यहां डिसोसिएट हो गया। तो इसका अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव। अब यहां से स्टेबल नाइट्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा या वो लिविंग ग्रुप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास ये बन जाएगी क्या, कार्बीन का फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। तो सिंपल क्या समझ आ गया, अगर कभी कोई डाइएजो कंपाउंड नजर आए और उसको सिंपली आप हीट कर दें तो वहां से स्टेबल नाइट्रोजन को बाहर कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और क्या मेथड है हमारे पास, तो देखिए ये है अल्फा डाइएजो कीटोन। ये अल्फा कार्बन था, उस पर डाइएजो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया अल्फा डाइएजो कीटोन। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव जो है यहाँ पे आपके पास क्या बना लेगा, पाई बना लेगा। तो ये पाई बना लिया, ये पाई यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये पाई मैंने यहाँ डिसोसिएट कर दिया, और फाइनली ये स्टेबल नाइट्रोजन जो है यहाँ से लिविंग ग्रुप में बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही ये स्टेबल नाइट्रोजन यहाँ से लिविंग ग्रुप में बाहर होगा, आपके पास कार्बीन बन जाएगी, क्या देखिएगा, CH3COO CH2 और ये कार्बीन, दिस इज कॉल्ड एसिल कार्बीन, और ये स्टेबल नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई। तो बहुत सिंपल है, डाइएजो कंपाउंड देखिए, उसको हीट कीजिए, नाइट्रोजन एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, उसको बाहर कर दीजिए, कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड समझने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम कीटीन। तो देखिए कीटीन से भी बनाई जा सकती है, अगर कीटीन को भी आप हीट कर दें हल्का सा, तो देखिएगा कीटीन ऑन फोटोलिसिस गिव कार्बीन। अब कैसे बनेगा कार्बीन, समझिए, ये कीटीन है आपके पास, अगर इसको मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में दिया तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिविंग ग्रुप का फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा होगा। समझने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ बनाएगा पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड होगा यहाँ डिसोसिएट, और ये पूरा का पूरा CO जो है लिविंग ग्रुप में बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको बाहर करेंगे, आपके पास RCr, ये तो कार्बन का फॉर्मेशन हो गया, और ये लिविंग ग्रुप में क्या है, CO जो है बाहर निकल गई। तो ये कीटीन से भी हम बना सकते हैं। और अंडरस्टैंड करते हैं इसको नेक्स्ट मेथड के साथ। तो फ्रॉम CBr4, अगर मेरे पास कोई भी कार्बन जिसपे 4 हेलोजन जुड़े हुए हों, इस केस में देखिए कैसे बनाएंगे। ये CBr4 है, एल्काइल लिथियम, तो लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज है, एल्काइल पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एल्काइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और ब्रोमीन को यहां से क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बन गया आपके पास RBr एल्काइल हैलाइड, और ये बन जाएगा आपके पास लिथियम का सॉल्ट। अब यहां पर कार्बन पर फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, आपने जैसे ही हीट किया यहां से ब्रोमाइड निकल जाएगा लिविंग ग्रुप में, ब्रोमाइड। तो जैसे ही ब्रोमाइड यहां से निकलेगा तो LiBr बनेगा, और साथ में क्या बन गया, CBr2, दैट मीन ये भी आपके पास बन गई डाइब्रोमोकार्बीन। तो ये एक और मेथड है। तो हमने ये चारों इंपॉर्टेंट मेथड समझे हैं
इन चारों मेथड में आपको रिएजेंट याद रखने हैं कि किस रिएजेंट के साथ हम क्या लेंगे तो कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 4 मेथड हमारे पास हैं कार्बिन फॉर्मेशन के। चलिए अब इनको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और शार्प करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम बात करेंगे ताकि आपको ये सारे मेथड समझ आए कि कैसे कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको एक डाई एजो ग्रुप नजर आ रहा है। अब इस डाई एजो ग्रुप को ध्यान से देखिए, ये बनाएगा यहाँ पे पाई, और ये पाई जो है यहाँ डिसोसिएट होगा, और ये स्टेबल नाइट्रोजन जो है एज ए लिविंग ग्रुप में हम बाहर कर देंगे। ये हो गया लिविंग ग्रुप में बाहर। तो देखिए स्पीशीज क्या क्या बची, ये स्पीशीज बची CH3CH2, तो दिस इज CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये CH, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये तो ये आपके पास एसिल कार्बिन का फॉर्मेशन यहाँ से होता हुआ आपको सिंपली नजर आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगले एग्जांपल में ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपके पास है CHBr2 और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, दैट मीन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर मैं इस स्ट्रॉन्ग बेस को ध्यान से देखूं तो ये क्या कोशिश करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये अटैक करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर डिसोसिएट हो जाएंगे और ये H+ की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही H+ की फॉर्म में बाहर होगा, आपके पास बनेगा कार्बन, एक आयोडीन का बॉन्ड रह गया, एक ब्रोमीन, और यहाँ कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इसको जैसे ही मैं हीट करूंगा अगली स्टेप में, आप देखिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन दोनों है, इसमें से बेटर लिविंग ग्रुप है आयोडीन। तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, आयोडीन बाहर हो जाएगा, और जैसे ही आयोडीन बाहर होगा तो आपके पास बनेगा CBr2, और ये आपके पास आयोडाइड जो है बाहर कर देंगे हम लिविंग ग्रुप में। तो ये यहाँ से भी आप एक कार्बिन का फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, फिर से देखिए आपके पास क्या है, ClClHBr, दैट मीन आपके पास है CHCl2Br। अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, एक बेस है, और इस बेस से अगर मैं इस पर अटैक करूं तो ये फिर से डिसोसिएट हो जाएगा यहाँ, और ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा पूरी तरीके से बाहर। तो मेरे पास कार्बिन का फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे आ गया मेरे पास CBr, यहाँ क्लोरीन और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अब मैं इसको अगर हीट करता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं क्लोराइड को बाहर करूँ या ब्रोमाइड को। तो यहाँ पे ब्रोमाइड बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ब्रोमाइड को हम बाहर कर देंगे एज ए Br नेगेटिव, और आपके पास बन जाएगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये कार्बिन का एक और फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। चलिए एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फिर से एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एक क्लोरोफॉर्म, देखते हैं क्लोरोफॉर्म से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म जो है मेरे पास, ये फिर से मैंने बेस ले लिया, और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ डिसोसिएट हो जाएगा, और ये H+ की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। जैसे ही बाहर होगा मेरे पास बनेगा CCl एंड Cl नेगेटिव। अब तीनों के तीनों लिविंग ग्रुप सेम है, क्लोरीन। तो जैसे आप इसको हीट करोगे, यहाँ से क्लोराइड को बाहर कर दीजिए, और क्लोराइड को बाहर करते ही आपके पास CCl2 कार्बिन का फॉर्मेशन यहाँ पे इजीली हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है अगर एक बार आपने डेप्थ में इसके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है आपके पास स्टूडेंट क्या, कीटीन। अब कीटीन से भी क्या कार्बिन का फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल होता है, मैंने आपको समझाया था। इसको जैसे ही हीट करेंगे, आप सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप की वजह से बाहर कर दीजिए। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, क्या ये यहाँ अपना पाई बनाएगा, और ये पाई यहाँ डिसोसिएट होगा। जैसे ही ये पाई यहाँ डिसोसिएट होगा, देखिए ये बनने लगेगा एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, तो CO को बाहर कर दीजिए यहाँ से। जैसे आप CO को बाहर करेंगे, आपके पास डाई मिथाइल कार्बिन बन जाएगा यहाँ पे, CH3C, ये कार्बिन, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है यहाँ पे बाहर हो जाएगी। तो आप इन सभी एग्जाम्पल की हेल्प से आपने कार्बिन को पूरे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, फॉर्मेशन के टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच।